वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर जो 64th बीपीएससी का इंटरव्यू जो चल रहा है उसका एक फेज ओवर हो चुका है और दूसरा जो फेज है वो 4 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है और फरवरी तक जाएगा। तो इस दौरान मैंने कई सारे दोस्तों को सुना है कि उनको क्या हो रहा है कि प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 फिलअप करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और साथ ही साथ उनको क्या है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जानी है नहीं ले जानी है। तो मैं जनरल कैटेगरी में पढ़ता हूँ तो मैं एटलीस्ट इतना बता सकता हूँ आपको कि आखिर जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए क्या चाहिए होता है। प्लस अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, प्लस आप बिहार से बाहर के रहने वाले हैं या फिर आप मैरिड हैं तो वो अलग अलग आपको उसके लिए सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, तो वो आप अरेंज जरूर कर लेंगे। लेकिन जो जनरली आपको सभी को कम से कम ले जाना होगा वो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा और इसलिए पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें। देखिए, पर्पस ये इस पूरे वीडियो को बनाने का कि आप बिना स्किप किए इसको देखें, सो दैट कि आपको क्या होगा कि एक अच्छी नॉलेज हो जाएगा कि प्रपत्र 1 और 2 कैसे इसको फिलअप करते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि क्या होता है कि आप शुरुआत में आपने अब आप बहुत अच्छे आपका एग्ज़ाम गया है लेकिन आप प्रपत्र 1 या फिर 2 को फिलअप नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आपको डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन एटलीस्ट सभी को पता होनी चाहिए कि आखिर कैसे फिलअप इसको करते हैं, क्योंकि मैंने भी 64th बीपीएससी इंटरव्यू दिया था। होपफुली अच्छा मार्क्स आएगा, अगर नहीं भी आया तो भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ एटलीस्ट कि मुझे क्या समस्याएं आई और इसको कैसे फिलअप करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसको बिना स्किप किए पूरा देखें और मैं आने वाले जो अगला वीडियो होगा, क्योंकि मैं इसमें तो उतने अच्छे से आपको बता नहीं पाऊंगा कि बीपीएससी इंटरव्यू 64th में इस बार क्या ज़्यादा फोकस की जा रही है, क्योंकि जो मैंने फेस किया साथ साथ जो मैंने वहाँ पर 3-4 लोगों से बातचीत की, उसके बाद भी बाद में भी कुछ मेरे जो मित्र हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मुझे बताया कि आखिर उनसे क्या पूछा गया इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों पूछा गया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे भी क्यों से ही आपको सवाल ज़्यादा होगा कि आपको वही सवाल क्यों पूछा गया। तो वो मैं डिस्कशन करूँगा आपके साथ डिटेल में, इसलिए अलग वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। लेकिन इस बार के लिए आप ज़रूर से ज़रूर ये पूरा का पूरा वीडियो देखें और बिना स्किप किए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये बात हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आखिर इस वीडियो में है क्या। तो पहला आपको बता दूंगा कि आप इस तरह से ये प्रपत्र 1 है, ठीक है। ये उल्टा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस तरह से उल्टा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये प्रपत्र 1 है। यहाँ पर आपको फोटो चिपका देनी है। ये कोई मैं बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये फोटो कोशिश कीजिएगा कि जितना नया हो सही हो, क्योंकि 3 महीने पुराना ही होने चाहिए। हालांकि उसमें उतना नहीं पूछता है, मांगता है, लेकिन फिर भी एक आपको कोशिश करनी है 3 महीना पुराना हो तो ही ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर 2 फोटो लेकर के जाएंगे, ठीक है, कि एक आपको इस पे चिपका देगा, एक उसके लिए जेम्स पिन आपको बोला गया है। तो जेम्स पिन मैं भी लेके गया था, लेकिन वहाँ पर क्या कहा गया कि उन्होंने जेम्स पिन मांगा नहीं, उन्होंने बस एक और फोटो लिया और यहाँ पर लगा करके उसको स्टेपल कर दिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आप 2 लेकर के जाएंगे और जेम्स पिन लेकर के चल ही जाइएगा। 3 रुपये में 6 मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे, इस हिसाब से आप जो स्टेशनरी की दुकान पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फ़ोटो हो गया। आई होप आपको विजुअल होगा, अगर नहीं भी विजुअल होगा तो मैं पढ़ता जाऊँगा और आप जो आपने निकाला होगा उसको आप मिलाते जाएंगे, ठीक है, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात है कि यहाँ पर अनुक्रमांक आपका डालना है, जो भी आपका अनुक्रमांक है, जो भी रोल नंबर है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको अनुक्रमांक वगैरह आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये भी पर्पस है कि अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने भी क्या किया था कि मैं भी इंग्लिश मीडियम का हूँ, लेकिन इतना तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। तो अनुक्रमांक में आपने रोल नंबर आपने डालनी है और दूसरी बात है रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपने डाल देनी है, ठीक है। और आपका उसके बाद हो जाएगा उम्मीदवार का जो नाम होगा वो बड़े बड़े अक्षरों में। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े अक्षरों में आप हिंदी में भी लिख सकते हो। जैसे कि आपका नाम हो गया सिद्धार्थ, ठीक है, तो सिद्धार्थ, तो एस आप इंग्लिश अगर अल्फ़ाबेट्स में आप डाल रहे हो तो SIDD जो वो कैपिटल लेटर्स में ही होनी चाहिए, ठीक है।
और आप हिंदी में लिख रहे हो तो ठीक है, आप हिंदी में ही लिख सकते हो। लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने हिंदी मीडियम के हो या फिर इसमें सब कुछ हिंदी में ही नीचे तक है तो यहाँ पर भी हिंदी ही लिखे, ऐसा कुछ नहीं है। आप नाम वगैरह आप अच्छे से डाल सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में डालोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि उसमें आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ये का ऑप्शन भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप बड़े बड़े अक्षर में इंग्लिश में ही लिखे, मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने भी यही किया था। प्रपत्र 2 में मैं आपको अलग से रिकमेंडेशन दूंगा कि हिंदी में लिखे, मैं वो भी आपको बताऊंगा, इसलिए पूरा देखिएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करनी है कि आप मिलाते जाएंगे, अगर आपको इसमें यहाँ पर विजुअल ले भी है तो, सो दैट कि आपको जल्दी समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। दूसरा है कि यहाँ पर और दूसरा है कि आपके पिताजी का पूरा नाम, जो कि आपने 10th में जो 10th के सर्टिफिकेट में वो वाला। और तीसरा है कि अगर आप विवाहित महिला के लिए जो पूरा नाम है वगैरह, ठीक है। अगर वो स्त्री लोग के लिए, अगर आप पुरुष हैं तो आप बस पिताजी का पूरा नाम आप डाल देंगे, ठीक है। और इतनी हो गई। और माता पिता या पति का व्यवसाय, तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आप क्या करो कि बस पिता और माता का व्यवसाय ही आप डाल देना, ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं तो। और अगर आप मैरिड हैं तो पति का भी आप डाल देना, ठीक है। यूजली अगर आप मैरिड है तो पति का ही आप डाल दोगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब आप उनके नाम से आप जाती हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि आप उनका ही डाल सकते हो, कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप अनमैरिड हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, तो आप माता पिता का नाम डाल सकते हो। गृहिणी आप हिंदी में लिख सकते हो या फिर होम मेकर आप इंग्लिश में लिख सकते हो। तो जैसे मैंने होम मेकर लिखा था गृहिणी के लिए। और पिता के नाम में आपके जो भी हो, किसान हो या फिर इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी हैं वो आप लिख देंगे स्लैश करके। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है कि माता पिता की आय, जो यूजली जैसे EWS वगैरह का जो अपने आप को कहते हैं कि हम EWS कैटेगरी में आते हैं, या फिर इनकम को जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है कि आपका इतना पेंशन में आपकी इतनी जो इनकम है, सैलरी, आप इनकम टैक्स पे करते हैं नहीं करते हैं, तो जो भी है आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो वो यहाँ पर अच्छे से लिख दें। यहाँ पर जो भी है जैसे 70,000, 80,000, 1 लाख, 1,40,000, तो यहाँ पर आप जरूर से जरूर लिखें। इसके बगल में आपके पास होगा एक प्रपत्र 1, तो उसको आप मिलाते जाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पर जन्म तिथि आपने डाल देनी है, जो कि 10th सर्टिफिकेट पर ही होगा। जन्म तिथि आपको डाल देनी है। प्रमाण पत्र, यहाँ पर छाया प्रति लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एस्टेरिक्स का भी मार्क दिया हुआ है, मतलब स्टार दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो आपको प्रमाण पत्र आपने देनी है तो वहाँ पर आप मैट्रिक सर्टिफिकेट लिखेंगे। मैट्रिक सर्टिफिकेट, भले आपको रिजल्ट भी ले जाना है और मैट्रिक सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू लेटर भी देखोगे तो वहाँ पर आपको 10 चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो उसमें मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट दोनों ही मेंशन है। तो आप दोनों का क्या करेंगे कि 2-2 छाया प्रति लेकर के जाएंगे। छाया प्रति मतलब फोटो स्टेट, ठीक है, फोटो स्टेट आपको लेकर के जानी है 2-2, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है आप पूरा देखेंगे और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो और यूजली वो देख लें, नहीं तो जिनको आता है वो स्किप कर सकते हैं। तो मतलब स्किप कर सकते हैं मेरी वीडियो को, वहाँ पर आपको लिखना ही है, सेल्फ अटेस्ट करना ही करना है। तो चलिए हम आगे जल्दी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो एस्टेरिक्स मार्क जहाँ जहाँ है वहाँ पर आपको छाया प्रति लाना ही लाना है, तो ठीक है। तो प्रमाण पत्र में आपको लिखना है, इधर मैट्रिक सर्टिफिकेट इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। फिर अनुलग्नक जो संख्या 1 है, ये इनक्लोजर है, इनक्लोज्ड एज अनेक्स्योर 1। इसमें क्या है कि वही इसी के बारे में चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ कि 2 आपको छाया प्रति ले जानी है। तो बस अभी फिलहाल मैं इतना ही अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको ज़्यादा समस्या नहीं है। बस आपको 10th का सर्टिफिकेट और 10th का मैट्रिक, 10th का रिजल्ट, दोनों का 2-2 छाया प्रति आपको लेके जानी है, ठीक है। फिर उम्र का सत्यापन, आपको उम्र का सत्यापन 1 अगस्त 2018 तक आपको करना है। ये नहीं कि जो आज है वो नहीं करना। जैसे उस वक्त आप 22 वर्ष 7 महीने 22 दिन के थे, 22 वर्ष या फिर 24 वर्ष 7 महीने 8 दिन, इस तरह से करके आपको लिखना है। पूरा आपको गिन लेना है। कोशिश करनी है कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्योंकि 1 अगस्त को अगर आप गिन रहे हो तो 1 अगस्त पूरा हुआ नहीं है उस दिन, तो आप 31 जुलाई तक गिने कि 31 जुलाई तक आपका कितना होता है, ठीक है। 31 जुलाई 2018 तक आपको क्या उम्र होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद पत्राचार का पूरा पता, जिसमें मोहल्ला, टोला, इसमें सब कुछ होना चाहिए, जिसमें कि आप कहाँ रहते हो, आपका पोस्ट ऑफिस का, पुलिस स्टेशन भी आपका मेंशन होना चाहिए। जिला में कौन सा पड़ता है, पटना में पड़ती हो तो पटना ही लिख देना।
फिर पिन कोड आपका क्या है, तो जो भी है 800 समथिंग करके जो 6 डिजिट का होगा वो आपको लिख देना है, ठीक है। और राज्य का नाम फिर बाद में आपने लिख देनी है, जो भी यहाँ पे मेंशन है सब कुछ आपको लिख देना है। पहले मोहल्ला लिखना है, फिर थाना, मोहल्ला टोला मतलब कि आप जैसे कहीं पर भी रहते हो तो कंकरबाग कौमा, फिर उसके बाद पटना लिख देना, फिर पुलिस स्टेशन लिख देना, फिर आप पोस्ट ऑफिस आपने लिख देना, डिस्ट्रिक्ट लिख देना, पिन कोड लिख देना। उसके बाद आप स्टेट का नाम लिख देना, कैसे क्योंकि आप बहुत सारे लोग बिहार से बाहर के भी होते हैं तो वो स्टेट लिख करके आप बिहार लिख देना। नहीं तो अगर वक्त ज़्यादा ये स्पेस ना बचे तो आप यूं ही कॉमा करके बिहार लिख देंगे, स्टेट ऐसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो सेकंड वाला है यहाँ पर स्थायी पता, इसमें आपको बहुत अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सिटी ऐसे करके पटना लिख देना, फिर स्टेट बिहार लिख देना। थोड़ा सा इसमें बड़ा अच्छे से लिख देगा क्योंकि इससे आपको सहूलियत होती है उनको देखने में भी कि ये क्या लिखना चाह रहा है, ठीक है। मोबाइल नंबर आप वही देंगे जो आपने ऑलरेडी पहले फिलअप किया था, या फिर ऐसा जिसको वो कभी भी कॉल करे तो आप उठा पाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको एक मैसेज भी आएगा, एक मैसेज वहाँ पर आएगा। ऐसा नहीं है कि पिन कोड वहाँ पर डालने को कहेगा या फिर कोई मैसेज आएगा तो उसको कोड आपको डालने को कहेगा, ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करनी है कि बस वो ही नंबर दे जहाँ पर कि वो एक मैसेज चला जाए। अब जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका कोरोना टेस्ट भी होगा, उसके लिए आपको 16 रुपये भी ले जाने हैं, मैं उसको भी चर्चा करूँगा। ये सारे मैं अंतिम तक आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी ही 11:30 मिनट का हो चुका है वीडियो, तो आप कोशिश करें कि वो अगले वाला भी ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर इसी में मैं करता हूँ कंटिन्यू तो आप इसको पूरा देखें, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आपने डाल दें, फिर ईमेल आईडी आप डालना जिसमें कि आपने आप रिसीव करते हो। ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोगों को 5-6 ईमेल आईडी होते हैं, वो पता ही नहीं चलता है कि कब कौन सा ईमेल आईडी पर क्या आ गया। तो उसमें जो ऑफिशियली आप एग्ज़ाम वगैरह भरने के दौरान आप देते हो ईमेल आईडी, वो वाला एक अस्थायी पता का प्रखंड या अंचल। तो प्रखंड में आप प्रखंड अंचल आप देख लेना नेट पर कि आप किस प्रखंड में पढ़ते हो। जैसे आप पटना सदर में पढ़ते हो, पटना अभी यहाँ पर 23 जो ब्लॉक्स है हमारे पटना में, तो उसमें आप कहाँ पढ़ते हो, मसौरी में पढ़ते हो, दानापुर में पढ़ते हो, फुलवारी शरीफ, बहुत सारे हैं। तो आई होप आप समझ में आ रहे होंगे। तो उसी तरह अस्थायी पता का जिला, अस्थायी पता का जिला सिंपली अगर आप पटना से हो तो पटना डाल दो, अगर आप कटिहार से हो, मोतिहारी से हो, कहीं कहीं से हो तो वहाँ पर अस्थायी पता का वो जिला आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो ये इतनी होगा। यहाँ पर आप किस राज्य के जन्मवासी या अधिवासी हैं, ठीक है। आप जैसे कि राज्य के, आप बिहार राज्य के जन्मवासी अधिवासी हैं तो अधिवासियों को यहाँ पर आपको काट देना है। अगर आप जन्म यहीं पर लिए हैं तो आप यहीं पर आप आदिवासियों को यहाँ पर काट देंगे, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि जो लागू ना हो उसे काट देंगे। यहाँ पर मेंशन भी है तो आप ऐसे क्रॉस कर देंगे आप, और जनवासी को आप टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से करके वहाँ पे लिख देना बिहार। अगर जो बाहर के हों तो वो भी उस तरह से आप लिख देंगे कि आपका यहाँ पर जन्म नहीं हुआ है, तो जनवासी को आप काट देंगे, फिर आदिवासी में आप टिक कर देंगे, और एमपी लिख देंगे। एमपी मतलब पूरा नाम लिखेंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, शॉर्ट में नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गई जाति। अगर आप जिस जाति से पढ़ते हो, इसलिए मैंने बोला कि मैं जनरल कैटेगरी में पढ़ता हूँ तो मुझे कम ही ले जाना पड़ा, लेकिन वो आपको कम से कम ले ही जाना होगा। अगर आप किसी भी जाति में पढ़ते हो तो उतना कम से कम तो ले ही जाना होगा। अगर आप अलग से दावा करते हैं तो उसके लिए अलग से आपको अनुलग्नक ले जाना होगा। अनुलग्नक में मिक्सर है ये, अनुलग्नक संख्या 2, मतलब जहाँ जहाँ ये इस तरह से एस्टेरिक्स मार्क करके लिखा हुआ है या फिर अनुलग्नक वगैरह लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या है कि प्रत्येक के लिए आपको सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी ले जाकर सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना होगा प्रत्येक का। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये हो गए 7 हमने पूरा लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, क्या समस्या है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट जो आता है उसका भी 2 आप जरूर छाया प्रति ले जाएंगे, उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाएंगे, सेल्फ अटेस्ट करके ले जाएंगे। और अगला जो है क्या भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के कोई मतलब पोता नाती नतनी वगैरह कुछ में आते हैं, अगर हाँ है तो उसके लिए भी आपको क्या होगा कि जहाँ जहाँ इनक्लोजर या अनुलग्नक लिखा हुआ है आप समझ लीजिए कि उसके लिए आपको 2-2 ले जाना ही होगा। मैं कहूँगा कि कम से कम 4-4 ले जाइए। मैं सबको सलाह दूंगा क्योंकि मैं खुद भी 4 ही लेकर के गया था, क्योंकि कभी वहाँ पर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्या हो सकती है ये मैं आपको बताता ही चलता हूँ यहीं पर कि वहाँ पर कुछ लड़के लेके गए थे जो 2-2 सर्टिफिकेट, तो सॉरी 2-2 जो फोटो स्टेट, उसमें वहाँ पर सेल्फ अटेस्ट उनको ठीक से करना नहीं आ रहा था, या फिर कर भी दिया था तो वो डेट उन्होंने
बहुत पुराना डाल दिया था, मतलब 19 दिसंबर या 20 दिसंबर को ही अपलोड हो गया था बीपीएससी के, सॉरी नवंबर को ही अपलोड हो गया था, या 19 या 20 नवंबर को, जिनका फर्स्ट फेज में था। तो उन्होंने वही उसी दिन का निकाला, उसी दिन का उन्होंने डेट डाल दिया कि हमने सेल्फ अटेस्ट कर दिया। लेकिन वहाँ पर बाद में बोला गया कि आज ही का डेट डालेंगे जिनको जिनको सेल्फ अटेस्ट करना है। तो ऐसा भी हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि 2 की जगह 4 आप लेके जाएं, सो दैट कि आप सेफ गेम खेलें। आपको बार बार आप फिर वहाँ पर पैनिक हो जाएंगे कि यार मैं लाया नहीं, एक लड़के को शायद कुछ छूट गया था तो उसको फिर घर वापस जाना पड़ गया। तो मैंने ऐसे देखा भी ये लम्हा, और पता नहीं वो इजाज़त देते हैं कि नहीं देते, लेकिन उस लड़के के साथ इजाज़त मिली और वो बाइक से गया अपने भैया के साथ। उनके भैया शायद आए हुए थे, तो फिर से वो आए, शायद उनका आधार कार्ड छूट गया हो गया, पैन कार्ड, जो भी उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड नहीं लाया था। तो कई सारी घटनाएं मैंने देखी, 5-6 घटनाएं मैंने देखी, जिसको मैं बीच बीच में मेंशन करता जाऊंगा आपको। सो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जो मैं कह रहा हूँ कोशिश करें कि आप उसको ज़रूर से ज़रूर ले जाएं, और जो आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछें हमसे। देखिए मुझे जो जानकारी होगी वही मैं बताऊंगा, क्योंकि जो इंक्लोजर वगैरह चाहिए नहीं चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ। और मैं जनरल कैटेगरी में पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत कम ले जाना पड़ा था, लेकिन जो जिनको भी चाहिए वो सब कुछ मेंशन है इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, वो आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने कहीं कुछ छोड़ दिया है क्या ले जाना। तो कोशिश करें कि उसको अच्छे से एक बार 2-3 बार पढ़ लें कि कहीं मैंने ये लाया कि नहीं लाया, दूसरा चीज़ वगैरह। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, हमने बात कर ली कि अगर आप हैं तो उसके लिए आप 2 लेके जाएंगे, और वो प्रतिशत वगैरह उसी में लिखा रहता है कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है, कितना फिजिकली डिसेबल हो वगैरह, तो आप उसमें ज़रूर से ज़रूर मेंशन कर दें। और फिर भूतपूर्व सैनिक वाला हमने बता दिया आपको। ऊंचाई, हाँ देखिए यहाँ पर ऊंचाई जब भी आपको करनी है तो आप बिना जूते के ही आप मेजर कर लें, और भी सेंटीमीटर में आप करें और इंच दोनों ही में लिखने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आपकी ऊंचाई बिना जूते के बिना, जैसे आप मान के चलते कि 160 के पड़ते हैं या 170 के पड़ते हैं, 170 सेंटीमीटर, तो उसको आप लिख देंगे 170 cm स्मॉल में लिख देंगे। और आप इंच भी लिख सकते हैं, लाइक 5.6 इंच, इस तरह से करके कॉमा करके आप लिख देंगे 5.6 इंच आप लिख दीजिएगा। वहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा की तरह जो डबल डाला जाता है वो नहीं भी डालेंगे, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरह से जब लिखते हैं तो कभी गौर नहीं किया जाता था। तो आप लिख दीजिएगा 5.6 इंच इस तरह से। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को। छाती की माप, जो आपके चेस्ट है, वो दोनों आप चाहे पुरुष हो महिला हो, वो यहाँ पर सिर्फ शादी के माप सिर्फ केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए ही है। तो क्योंकि मैं भी पुरुष नहीं पढ़ता हूँ, तो मैंने भी अपने छाती की माप फिर से ली थी, देखा था कि कितना घटता है बढ़ता है। तो वहाँ पर आप सामान्य स्थिति में बिना सांस फुलाए आप एक बार मेजर कर लें, जो आपका 30 पड़ता हो, 33 पड़ता हो, 37 पड़ता हो, 40 पड़ता हो, जो भी वो सेंटीमीटर में मैं बात करूँ, तो वो आप जरूर से यहाँ पर लिख दें। फिर वहाँ पर इंच में आप जरूर से जरूर मेंशन करें, जैसे 37 सेंटीमीटर या 38 सेंटीमीटर, तो 15 पॉइंट सम इंच ऐसा है। और फुलाने पर तो 2-3 सेंटीमीटर ज़्यादा ही हो जाता है, तो उसमें भी आप लिख देंगे कि 40 सेंटीमीटर फुलाने पर। पहले 37 था, अब 40 आ गया, और उसको भी कॉमा करके इंच में आप लिख दें। इंच में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी सेंटीमीटर है उसको डिवाइड कर देंगे 2.54 से, तो आपको इंच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात रही। नहीं तो इंच टेप में दोनों ही ऑप्शन होते हैं, एक सेंटीमीटर के, एक इंच के। ठीक है, आई होप आप समझ लेंगे। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि उम्मीदवार का एक विशिष्ट पहचान चिन्ह। अभी उम्मीदवार का एक विशिष्ट पहचान चिन्ह कोई भी हो सकता है, जैसे अभी मास्टर्स के कारण आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर मेरा एक मोल है, तो मैंने बोला था कि देयर मोल ऑन द राइट साइड ऑफ माई फेस और माई माउथ, ऐसे आप करके लिख दें। कुछ भी हो सकता है आपका। तो अगर आप जो 12th पॉइंट है उसमें है कि क्या विवाहित, अविवाहित या विधवा को जो है उसको आप काट दें। अगर आप विवाहित हैं तो उसको आप कॉलम में टिक करें, विवाहिता हैं तो उसको कॉलम में टिक करें, बाकी सबको काटते जाएं। ठीक है, और क्या आप एक से अधिक स्त्री जीवित है वगैरह, तो जहाँ जहाँ नहीं है तो वहाँ पर आप NA लिख दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर डर लग रहा हो तो कोई उसने वहाँ पर भी आपको मौका मिलेगा कि फिल अप कर सकते हैं आप।
तो आप 1.5 घंटा पहले अपने हिसाब से चले जाइएगा। अगर आपका 2 बजे है तो आप कोशिश करेंगे कि 12:30 बजे तक आप वहाँ पर एंट्री आपको ले लें। 2:30 बजे तो 1 बजे तक आप चले जाएं ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि बहुत सारा चीज़ वहाँ पर आपको फिलअप भी करना पड़ सकता है। आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो पैनिक ना हो। अगर आप यहाँ पर फिलअप नहीं भी कर पा रहे हैं तो वहाँ पर आपको मौका मिलेगा। तो मैं आपको बताते चलूँ कि इसलिए मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक रहते हैं कि जैसे मैं भी था, कोई बताने वाला नहीं था। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा इसके बाद। तो वहाँ पर आपको यही सब बताएगा जो मैंने बताया। तो क्या आप एक से अधिक स्त्री जीवित वगैरह, तो जहाँ जहाँ जो सच नहीं वहाँ पर आप एन लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आप डर रहे हैं कि छोड़ देते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आपको इस तरह से उंगली कर करके इस तरह से वो खुद पढ़ेगा आपको और देखेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको ओरिजिनल से मिलाएगा, तो इसलिए ओरिजिनल भी साथ में रख रहे हैं। उसके लिए आप एक फ़ाइल इस तरह से लेके रख सकते हैं, इस तरह से। उसमें एक में आप सब कुछ डाल दें, तो साथ साथ ओरिजिनल भी इसी में डाल दें, सो दैट कि खो न जाए। नहीं तो आप एक बड़ा सा जो काला वाला आता है उस तरह से डॉक्यूमेंट फाइल, वो आप ले के जा सकते हैं, जैसे मैं वही लेकर के गया था। तो आई होप आप समझ होंगे। और शिक्षा संबंधी योग्यता स्नातक या समकक्ष जो भी है, अगर आप बीटेक है तो बीटेक में जाइए, बीकॉम है, आर्ट्स लिया है तो उसको आप मेंशन कर देंगे कि लाइक हिस्ट्री, और उसके बाद आप लिखेंगे आर्ट्स। ठीक है, आप मैकेनिकल इंजीनियर है या फिर सिविल इंजीनियर है बीटेक में, तो आप सिविल इंजीनियरिंग, फिर ब्रेसेज में आप लिख दीजिएगा बीटेक। ठीक है, फिर उसके बाद 14th जो है आपके पास शिक्षा संबंधी योग्यता का विवरण, आपने वही डालनी है जो मैट्रिक में आप क्या था। और एक चीज़ और, यहाँ पर प्राप्तांक और पूर्णांक कोशिश करनी है कि जो सही है वही डालें। जैसे कभी कभी आप क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये डाल देते हैं राउंड फिगर में डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि अब इसमें ये फाइनल होने जा रहा है। अब आपने शुरू में प्रीलिम्स के वक्त में आपने कुछ और डाल दिया होगा, फिर मेंस में आपने डाल दिया होगा, तो ये फाइनल होने जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास वो सर्टिफिकेट आपके पास होंगे सामने, तो जो सामने जो है उसको सामने से वो मिलाएंगे भी उस वक्त। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस हिसाब से आप वहीं पर लिखे जो मेंशन है उसमें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो सामने इस तरह से करके उंगली करके इसे मिलाएंगे और हाथ में रखे जाएंगे डॉक्यूमेंट को, इस तरह से करेंगे। तो फिर आप बोलोगे कि नहीं सर राउंड फिगर मैंने डाल दिया, तो होगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। बहुत ज़्यादा हुआ तो शायद सेल्फ डिक्लेरेशन कुछ ऐसा करके आपको दी जाए, लेकिन मुझे शायद ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना ही मैंने आसपास का ऐसा कुछ देखा, तो इसलिए मुझे इसके बारे में जानकारी थोड़ी कम है, वो चीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। अगला जो है हमारे पास स्नातक का बारे में हमने बताया आपको कि स्नातक में भी आपने क्या किया है, किस कॉलेज से किया, उसका पूरा नाम लिखे। जैसे आप IIT से तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है, पटना है, कहीं भी, तो उसको पूरा लिखें। ये नहीं कि IIT पटना, इस तरह से कोशिश करें कि इसको इग्नोर कर दे, क्योंकि वो ये लास्ट है। इसमें कोशिश करें कि उसी स्पेस में आप पूरा का पूरा विवरण दे दें। ज़्यादा नहीं लिखना पटना कॉमा बिहार, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं भी है, तो आप बस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ये लिख सकते हैं। अगर स्पेस बचा तो कॉमा बिहार लिख देंगे। ठीक है, उत्तीर्णता का वर्ष वो आप किस सेशन के हैं, जैसे कि 2012 से 2013 से 2012 से 2015 सेशन, इस तरह से 3 साल का कोर्स जो होता है, या फिर 2012 से 2016 सेशन 4 साल का कोर्स। और उसके बाद जिस वर्ष आपने किया, कभी कभी क्या होता है कि कई लोगों का बैकलॉग लग जाता है, लेकिन आप सेशन के 2016 के बैकलॉग की वजह से आप 2018 में पास करें। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ये इसमें भी आपको 2 छाया प्रति ले जानी है सेल्फ अटेस्ट करके। फिर वैकल्पिक विषय जो है यहाँ पर आपने क्या, फिर देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा आपको कि जो भी आपने मेंस में आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त आपने भरा था, क्या हुआ था कि आपको जो भी जिन्होंने भी मेंस का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो उनका प्रीलिम्स में आपने जो डिटेल्स डाले थे आपका रोल नंबर सहित, वो आया होगा पहले वाला पेज में। दूसरे वाले पेज में आपने कुछ नया फिलअप किया होगा, जिसमें आपके एड्रेस वगैरह थे। ठीक है, छाती की हाइट वगैरह, ये सब छाती की जो चौड़ाई थी वो सब थी। ठीक है, तो आप उस मेंस वाले को एक बार आप क्या करें कि अगर आपके मोबाइल में है तो उसको आप देखते हुए फिलअप करें। इससे क्या होगा कि दोनों डेटा जो होगा वो मैच करती जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें अपनी छाती की
चौड़ाई जो थी, कितना चेस्ट है आपका, आप उसमें आप कुछ और डाल दिया होगा, भले ही सेम है आपका, कुछ और डाल दिया होगा गलती से, या फिर वो सही डाले होंगे, तो आपको बार बार इंच टेप से मापने की जरूरत नहीं है। आपने वो वही चीज़ डाल देनी है अगर आप अभी भी सेम है तो, ठीक है। और उसी में आपने मैट्रिक का रिजल्ट भी डाला होगा कि कितना आपको है, तो वो सेम चीज़ को आप डालते जाए। तो इसलिए पहले आप एक बार मेंस वाला क्या करें कि उसको निकाल करके अपने पास रख लें। आप मेंस में आपने जो फिलअप किया था, अगर आपको नहीं है किसी वजह से, तो कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर मांगने नहीं जा रहा है वो। लेकिन फिर भी आप इस तरह से अगर आपके पास है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और परीक्षा के जो वैकल्पिक विषय है वह, जैसे कि मेरा सोशियोलॉजी था, तो सोशियोलॉजी में मेरा 26 था वो कोड। तो कोड आपको आता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो जो 26 उसका कोड था 26, शायद वो नंबर पर ही होगा 26। आपको नीचे इस तरह से स्क्रॉल करके जाएंगे तो फिर वहाँ पर सोशियोलॉजी मिलता था, वो 26 पर आता था। तो वो 26 था उसका कोड। तो आप पूरा कोड के साथ डालें जैसे कि सोशियोलॉजी, फिर आपने जो बड़ी जो ब्रैकेट होती है उसको इस तरह करके 26 लिखना है, फिर उसको बंद कर देना। आई होप आप समझ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आप किसी लोकसभा आयोग या निष्कासित हुए हैं वगैरह, अगर हुए हैं तो उस चीज़ का आप विवरण दे दें, नहीं हुए तो आप इसको छोड़ दें, ठीक है। और वहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरह से लाइनें खींच करके फिर एने बीच में लिखेंगे, फिर से लाइन अंतिम तक खींच देंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते यहाँ पर ऐसे करवाएगा वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं, ये सब छोड़ भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। वहाँ पर खुद ही आपको बोलेगा कि ऐसे आप कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। मेन चीज़ें आप बस समझ लें, ठीक है। वहाँ पर मौका आपको मिलेगा, 1.5 घंटे का मौका है वहाँ पर। 1.5 घंटे में आपको सब कुछ होगा। आपका ये कोविड टेस्ट भी होगा, तो जिसके लिए आप 16 रुपये लेकर के ज़रूर से ज़रूर जाएंगे। अगर नहीं है तो पता नहीं क्या होता है, शायद आप किसी से मांगना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने सुना नहीं कि शायद किसी के पास नहीं था, सभी लोगों के पास था। तो लेकर जाएं, ज़्यादा बेहतर है। तो फिर उसके बाद 17वां है कि क्या आप किसी आपराधिक कांड में अभियुक्त हैं, अगर हैं तो उसके बारे में आप विवरण दे दें। जो इसमें पूछा जा रहा है कि दंड का विवरण, क्या दंडित हुए हैं वगैरह, धाराएं कौन कौन सी आप पर लगी वगैरह। नहीं हुए तो इसको भी कॉलम को सिंपली छोड़ दें, वहीं पर आप भर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर भी आपको लाइन खींचेगा और फिर एने लिखने को कहेगा, फिर से वापस से आपको लाइन खींचना होगा। मतलब कि वो पूरा फिलअप आपको करने जैसा कुछ नहीं है। लास्ट में मैं घोषणा करती हूँ मेरी जानकारी के विश्वास में इस प्रपत्र में ऐसे कुछ करते हुए है। तो यहाँ पर 2 कॉलम है, आप देखेंगे यहाँ पर कि जो लेफ्ट साइड में है उसका आयोग कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर वो सामने ही आपका करवाएगा। तो वो वाला कॉलम जरूर से जरूर छोड़ दें, इसको छोड़ दें, आयोग कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर को छोड़ दें आप, ठीक है। और ये यहाँ पर ये जो राइट साइड में है उम्मीदवार का हस्ताक्षर, उसको आप हिंदी में लिखें, उसी को लिखे। जो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंस वाले को आप एक बार निकाल के रख लेंगे, क्योंकि जो मेंस में आपने जो साइन किया था आप ध्यान से देख लें कि उसमें क्या आप कैसे साइन करते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का साइन चेंज करता रहता है, जैसे मेरा करता रहता। तो आप अपने नाम के बाद आप क्या करते हो कि डैश देते हो, इस तरह से एक लाइन खींचते हो, या फिर उसको आप डॉट कई लोगों को ऐसे देने की आदत होती है। तो वो आप दोनों मिला कर के ही लिखें, तो लोगों को फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैंने मेंस में क्या डाल दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप मेंस वाले में आपने तो डाल दिया, अभी आप इंटरव्यू में, क्योंकि प्रीलिम्स वाले में तो लोगों को उतना समझ में नहीं आता है कि वो कुछ भी डाल देते हैं, सोचते हैं कि बस उतना तो अभी वेरीफाई का कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा है आपका एक तरह से, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हो रहा है। तो वही चीज़ डाले जो कि आपने पहले भी डाला था, ठीक है। तो हिंदी आप लिख लीजिए, जैसे सिद्धार्थ, तो आप स्लैश सिद्धार्थ लिख करके आप लंबा लाइन खींचें, अगर आप खींचते हैं यूजली। तो आप अगर आप हाइफन इस तरह से डैश 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 करके लिखते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अंग्रेजी में फिर करना होगा, ठीक है। ये दोनों आपको करना होगा। फिर यहाँ पर आयोग के प्रतिनिधि पदाधिकारी का मुहर सहित हस्ताक्षर होगा, वो वहीं पर करेगा। जब आप दोनों हिंदी और अंग्रेजी में आयोग कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर कर देंगे तब वो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा।